हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम गवर्नमेंट डिफिसिट्स यानी सरकार के महत्वपूर्ण घाटों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है। ये पब्लिक फाइनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के पिछले एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और मई 2024 में होने वाले एग्जाम में भी एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए सीधा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सरकारी घाटों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखिए सरकार का जो बजट घाटा होता है उसमें देखिए वो अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे रिवेन्यू डेफिसिट्स यानी राजस्व घाटा, दूसरा क्या है फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक, और चौथा है मोनेटाइज्ड यानी मौद्रिक घाटा। इन सभी घाटों के बारे में पढ़ेंगे। इनके अलावा हम प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम दोहरा घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन सभी घाटों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सीधा अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। तो देखिए राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा कब उत्पन्न होता है? जब सरकार का राजस्व व्यय वो अधिक हो जाता है राजस्व प्राप्तियों से। राजस्व व्यय यानी सरकार का जो खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है तो राजस्व घाटा होता है। तो देखिए राजस्व घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। घाटे में वे लेन देन शामिल होते हैं जिनका सरकार की वर्तमान आय तथा व्यय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसमें कौन कौन से लेन देन शामिल होते हैं? जिनका सरकार की वर्तमान आय तथा वर्तमान व्यय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये घाटा प्रतिनिधित्व करता है कि सरकार की खुद की कमाई अपने विभागों के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये घाटा क्या दर्शाता है? यह घाटा यह प्रतिनिधित्व करता है कि सरकार की खुद की कमाई अपने विभागों के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी देखिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां यानी सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां होती है उसी को सरकार की कमाई मानी जाती है। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या है? या तो परिसंपत्तियों में कमी होती है या देयता में वृद्धि होती है। तो सरकार की कमाई केवल राजस्व प्राप्तियां ही होती है। और अगर राजस्व व्यय में क्या होता है? सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्यों पर व्यय होता है। सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्यों पर व्यय राजस्व व्यय होता है। तो दिन प्रतिदिन के कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाता है सरकार का राजस्व, तो इसीलिए राजस्व घाटा होता है। इसलिए सरकार को अपने खर्चे यानी सरकार अपने खर्चों का वित्त पोषण करने के लिए भी क्या करती है? सरकार बाहरी उधार लेती है। दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए भी सरकार को उधार लेना पड़ता है। राजस्व घाटे को दूर करने के लिए सरकार को क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? देखिए राजस्व घाटे को दूर करने के लिए सरकार को क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? मौजूदा परिसंपत्तियों की उधारी या बिक्री के माध्यम से घाटे को पूंजी प्राप्तियों से पूरा किया जा सकता है। यानी देखिए सरकार की जो परिसंपत्तियां है उसको उधार पर देना चाहिए या फिर उनकी बिक्री करनी चाहिए, जिससे सरकार क्या करती है? राजस्व घाटे की पूर्ति कर सकती है। या फिर सरकार पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से भी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से भी पूरा कर सकती है। वैसे ये पूंजीगत प्राप्तियों में ही आते हैं सरकार की जो परिसंपत्तियों को उधार देना या बिक्री करना। सरकार अपने गैर कर या कर प्राप्तियों को बढ़ा सकती है। सरकार का जो कर राजस्व या गैर कर राजस्व इनको बढ़ाकर भी सरकार इस घाटे को दूर कर सकती है।
सरकार का जो कर राजस्व और गैर कर राजस्व ये किस में आता है? ये सरकार के कुल राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत ही आते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। सरकार अनावश्यक व्यय को कम करने का प्रयास करना चाहिए, यानी सरकार जो को ऐसे व्यय जो कि उपयोगी नहीं है उनको कम करना चाहिए, यानी फिजूल खर्ची सरकार को नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार को अपने खर्चों को वित्त पोषण करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाते हैं। तो ये है सरकार का राजस्व घाटा, जिसमें क्या है, सरकार का राजस्व व्यय ज्यादा हो जाता है राजस्व प्राप्तियों से, यानी सरकार का राजस्व व्यय जो कि दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने में होता है, जैसे कि वेतन देना आदि। तो जो भी मतलब सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका वेतन देना, या सरकारी विभागों के ऊपर जो खर्च होता है, तो ये सभी इसमें आता है। और जैसे पेंशन वगैरह, और राजस्व प्राप्ति क्या है, ये कर राजस्व गैर कर राजस्व इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर सरकार की राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसको राजस्व घाटा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या देखा, राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें क्या था, इसमें हमने देखा कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां पहली चीज क्या है कि राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय ये क्या है, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक है, राजस्व व्यय जो है वो क्या है, अधिक है। और दूसरी चीज इसका क्या है, अर्थव्यवस्था। देखिए इसमें सरकार को क्या करना पड़ता है, अपनी उपभोग आवश्यकताओं के लिए भी उधार लेना पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें सरकार को उपभोग आवश्यकता उपभोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी सरकार को क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सरकार को उधार लेना पड़ता है। और तीसरा क्या है, इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विकास की गति धीमी हो जाती है और कल्याण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये तो था हमारा राजस्व घाटा। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटा। तो देखिए क्या है प्रभावी राजस्व घाटा, यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखिए ये जो अवधारणा है वो भारत में 2011-12 के बजट से प्रारंभ की गई। तो देखिए इस अवधारणा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए इसमें क्या आता है कि जो राजस्व घाटा है, राजस्व घाटे में से क्या घटा दिया जाता है, पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान। क्या है, राजस्व जो घाटा है उसमें से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान घटा दिया जाता है। देखिए जैसे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों को क्या देती है, राज्यों को अनुदान देती है। केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों को अनुदान देती है, और राज्य इसको अपने विकास कार्यों पर खर्च करते हैं। तो उनमें से कुछ व्यय को राज्यों को जो अनुदान मिलता है उनमें से जो व्यय होता है वो, जैसे राज्यों के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियां राज्यों के लिए पूरी पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। जबकि देखिए ये जो है केंद्र सरकार के लिए तो क्या है, केंद्र सरकार के लिए तो ये घाटे के रूप में हो जाएगा, लेकिन राज्यों के लिए ये क्या करेगा, राज्यों के लिए ये पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करेगा। राज्यों के लिए ये पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करेगा, ये केंद्र की पूंजीगत परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाएगा। तो इस वजह से इसलिए इसको घटाया जाता है। क्या किया जाता है, इसलिए इसको घटाया जाता है। अब देखिए राजस्व व्यय के रूप में सरकार कुछ धनराशि पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन करने के लिए अनुदान के रूप में खर्च करती है। ये तो सरकार के जो केंद्र सरकार है उसके लिए तो क्या होगा, ये राजस्व व्यय होगा, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जब इस राशि को राजस्व घाटे से घटा दिया जाता है तो उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों की सहायता हेतु अनुदान, पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए वर्ष 2010-11 नहीं 2011-12
11-12 में प्रभावी राजस्व घाटे की गणना केंद्रीय बजट में पेश की गई। केंद्र सरकार हर साल राज्य सरकारों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान देती है। इन अनुदानों के साथ राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश भी पूंजीगत संपत्ति बनाते हैं, लेकिन ये चीज केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में नहीं जोड़ी जाती। देखिए ये क्या है कि इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को केंद्र सरकार क्या करती है, ये अनुदान देती है, लेकिन ये केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में नहीं जोड़ी जाती, बल्कि किस में जोड़ी जाती है, राजस्व व्यय में जोड़ी जाती है। इस खर्च पर कब्जा करने के लिए प्रभावी राजस्व घाटे का नया फॉर्मूला विकसित किया गया। प्रभावी राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान। आशा करता हूँ कि राजस्व घाटा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, एक वर्ष में उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल प्राप्तियां, कुल व्यय, यहाँ पर क्या आएगा, कुल व्यय, यानी यहाँ पर क्या है, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, ये दोनों शामिल होते हैं कुल व्यय। और इसमें से क्या घटाया जाता है, कुल आय को घटाया जाता है, लेकिन उसमें से उधार को छोड़ दिया जाता है। यानी देखिए कुल व्यय माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो क्या है कुल व्यय, और यहाँ पर क्या है कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, ये दोनों तो मिलकर क्या बनाती है, देखिए राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, कुल आय। लेकिन यहाँ पर क्या है, गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां ली गई। जो पूंजीगत प्राप्तियां है, पूंजीगत जो प्राप्तियां है वो क्या होनी चाहिए, गैर ऋणों से सृजित, यानी उधारी को इसमें छोड़ दिया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है, गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां और ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। तो ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां यहाँ पर नहीं घटाई जाती, इस घाटे में शामिल रखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल व्यय माइनस कुल आय, और कुल आय में उधारियों को यानी ऋणों को छोड़ दिया जाता है। सरकार जो भी ऋण लिए जाते हैं, सरकार जो भी ऋण लेती है उनको छोड़ दिया जाता है कुल आय में से, ये ध्यान रखना है। तो देखिए राजकोषीय घाटा एक वर्ष में उधारी को छोड़कर, यानी उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता, कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को परिभाषित करता है, यानी कुल व्यय कुल प्राप्तियों से कितना अधिक है। राजकोषीय घाटे की स्थिति तब होती है जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है। सरकार का कुल खर्च सरकार की कुल आय से अधिक हो जाता है, तो इसकी पूर्ति देखिए राजकोषीय घाटा कब होता है, जब सरकार का कुल खर्च कुल आय से अधिक हो जाता है। सरकार का कुल खर्च यानी राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च, और यहाँ पर राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों है। लेकिन देखिए जब सरकार का कुल खर्च अधिक हो जाता है तो सरकार इसको बराबर करने के लिए क्या करती है, उधार लेती है। तो सरकार कितना उधार लेती है वही दर्शाने के लिए, सरकार कितना ऋण लेती है वही दर्शाने के लिए ये घाटा है कि सरकार। अब देखिए इस घाटे में क्या है, कुल व्यय माइनस कुल आय, लेकिन यहाँ पर ऋणों को छोड़ दिया जाता है। अब देखिए ये जो घाटा है, ये घाटा देखिए देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में इसकी गणना की जाती है। ये जो घाटा है राजस्व घाटा, इसकी गणना किसके रूप में की जाती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद के यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इस घाटे की गणना की जाती है। आवर्ती उच्च राजकोषीय घाटे का मतलब है सरकार अपने साधनों से अधिक खर्च कर रही है। उच्च राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है, सरकार अपने साधनों से अधिक खर्च कर रही है। सरकार ने भारत को राजकोषीय घाटे को एक वित्तीय वर्ष के दौरान निधि के कुल प्राप्तियों ऋण प्राप्तियों को छोड़कर, यानी कुल प्राप्तियां जिसमें ऋणों को छोड़ दिया जाता है,
पर ऋण की चुकौती यानी व्यय, या ऋण की चुकौती यानी ऋणों को जो चुकाया जाता है उसको छोड़ दिया जाता है। भारत में समेकित निधि से कुल संवितरण की अधिकता के रूप में वर्णित किया जाता है। यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी उधारियों को छोड़ दिया जाता है। अब देखिए भारत सरकार क्या करती है, पैसा उधार लेकर राजकोषीय घाटे को पूरा करती है। सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा कैसे करती है, उधार लेकर, पैसा उधार लेकर। एक तरह से एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं उस वर्ष में राजकोषीय घाटे के बराबर होती है। जो राजकोषीय घाटा है वो किसके बराबर है, सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं के बराबर, कुल उधार आवश्यकताओं के बराबर। तो देखिए राजकोषीय घाटे के सूत्र को हम, विभिन्न प्रकार के सूत्र को हम समझते हैं। अब देखिए सरकार के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट के विभिन्न सूत्रों को समझते हैं, इसके किस किस प्रकार से सूत्र बनेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, सरकार का कुल व्यय, कुल व्यय, इसमें से क्या घटाया जाता है वो देखेंगे। तो देखिए सरकार की जो कुल प्राप्ति यानी कुल आय, उसके दो भाग होते हैं। सरकार की कुल प्राप्तियां होती है, सबसे पहले ये चीज समझते हैं, कुल प्राप्तियां, सरकार की कुल प्राप्तियां दो भागों से मिलकर बनती है, एक तो होती है राजस्व प्राप्तियां और एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां। तो देखिए सरकार की कुल व्यय है, इसमें से क्या घटाया जाता है राजकोषीय घाटे के लिए। तो देखिए सरकार की कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां घटाई जाती है, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां घटाई जाती है। एक तो कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाई जाती है और राजस्व प्राप्तियां पूरी की पूरी घटा दी जाती है। अब पूंजीगत प्राप्तियां भी घटाई जाती है, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों के कितने भाग होते हैं, दो भाग। ये देखिए पूंजीगत प्राप्तियों के दो भाग है, एक तो क्या है ऋणों की वसूली व अन्य वसूलियां, यानी सरकार ने जो ऋण दिए हैं उन ऋणों की जो वसूली करती है वो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों का भाग है, यानी गैर ऋणों से सर्जित पूंजीगत प्राप्ति, यानी सरकार के उधार। देखिए सरकार की एक तो क्या सरकार ने जो उधार दिए उन ऋणों की वसूली करती है, वो सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का भाग है। दूसरा क्या है, सरकार बाजार से उधार लेती है, सरकार क्या करती है बाजार से ऋण लेती है या उधारियां लेती है। तो ये सरकार के दो प्रकार की प्राप्तियां, एक तो सरकार ने जो ऋण दिए उनकी वसूली करती है और दूसरा क्या है सरकार उधार लेती है। तो देखिए ये तो सरकार की उधारी या सरकारी दायित्व हो गई, और ये पहला जो भाग है ये क्या सरकारी ऋणों की वसूली या अन्य वसूलियां, इसको बोलते हैं गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, यानी ये ऋणों की सरकार ने उधार के बिना जो पूंजीगत प्राप्तियां सृजित की वो है। तो देखिए यहाँ पर देखिए राजस्व प्राप्तियां पूरी घटा दी जाती है और पूंजीगत प्राप्तियों का कौन सा भाग घटाया जाता है, ये ऋणों की वसूली या गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां ये घटाई जाती है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य वसूलियां। तो ये तो एक तो ये हो गया कि मतलब देखिए राजकोषीय घाटे में कुल व्यय में से क्या घटा जाता है, एक राजस्व प्राप्तियां घटाई जाती है और एक ये ऋणों की वसूली अन्य वसूलियां घटाई जाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल व्यय माइनस क्या आती है राजस्व प्राप्तियों को हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स लिखेंगे। राजस्व प्राप्तियां, ये राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली अन्य वसूलियों को क्या लिखेंगे हम, गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, ये इसका सूत्र है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल व्यय माइनस कुल आय। अब देखिए हमने यहां पर क्या लिख लिया, कुल व्यय माइनस कुल आय या कुल प्राप्तियां, हमने ये कुल प्राप्तियां ले ली। अब देखिए कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां तो ही जाती है और पूंजीगत प्राप्तियों में भी ये भाग तो आ जाता है, लेकिन ये भाग नहीं आ जाता। ये भाग क्या है, दूसरा जो भाग है ये शामिल नहीं किया जाता है। तो इसको क्या करना है, घटाना है। इसमें से कुल आय में से क्या घटाना है, बाजार
ऋण। तो देखिए कुल, देखिए मैं एक बार वापस समझाता हूं आपको। देखिए सरकार की जो, ये क्या है, सरकार की कुल आय, कुल आय में से क्या घटाएंगे, कुल आय में से ये घटा दिया जाता है, तो क्या बचेगा, कुल आय में से ये घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो ये दोनों ही चाहिए हमको, एक तो राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखिए इस सूत्र को आगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए आगे सूत्र क्या बनता है, देखिए कुल व्यय और माइनस कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ये क्या होता है, बजट घाटा, बजट घाटा। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ये क्या होता है, बजट घाटा। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बाजार ऋण, और बाजार ऋण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उधारियां भी लिख सकते हैं या सरकारी दायित्व भी लिख सकते हैं बाजार ऋण की जगह। तो बजट घाटा प्लस बाजार ऋण, ये क्या होता है, इन दोनों का योग क्या होता है, इन दोनों का योग होता है राजकोषीय घाटा। यानी देखिए राजकोषीय घाटा जो होता है वो बजट घाटे से अधिक होता है, किसके बराबर अधिक होता है, बाजार ऋण के बराबर। तो बजट घाटे में क्या है कि बाजार ऋण भी शामिल होते हैं, बजट घाटे में क्या है, मतलब बाजार ऋण शामिल नहीं होते, तो राजकोषीय घाटे में बाजार ऋणों को शामिल कर दिया जाता है। अब आगे देखिए इसको आगे क्या लिख, कैसे लिख सकते हो। अब देखिए जब ये बजटीय घाटा, बजट घाटा क्या हो, जीरो, बजट घाटा शून्य हो, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब बजट घाटा क्या हो, शून्य हो, तो राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता, बजट घाटा शून्य हो तो राजकोषीय घाटा किसके बराबर होगा, बाजार ऋण के बराबर होगा। जब बजट घाटा क्या हो, शून्य हो, तो जो फिजिकल डेफिसिट वो किसके बराबर होगा, बाजार ऋण के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। और जब बाजार ऋण है, बाजार ऋण क्या हो, शून्य हो, बाजार ऋण शून्य हो तो बजट घाटा और राजकोषीय घाटा एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर जो बताया ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब चलते हैं हम अगले घाटे पर। अगला जो हमारा घाटा है वो क्या है, प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। तो देखिए प्राथमिक घाटे को चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले के उधार पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए सरकार क्या करती है कि जो पिछले वर्षों की जो ऋण है उस पर ब्याज भी चुकाती है। सरकार क्या करती है, जो पिछले ऋण है, पुराने ऋण, सरकार ने पिछले समय में, पिछले बजटों में जब ऋण लिया होगा तो उसका वर्तमान में क्या करती है, सरकार ब्याज चुकाती है। सरकार वर्तमान में क्या करती है, उसका ब्याज चुकाती है पुराने ऋणों का। तो लेकिन वो पुराने दायित्व वर्तमान के दायित्व नहीं है, वर्तमान वर्ष से उसका लेना देना नहीं, उसका पुराने वर्षों से लेना देना है। तो इस वजह से उसको घाटे से निकालने के लिए हमारा नई परिभाषा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। इसमें क्या किया जाता है कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दिया जाता है। राजकोषीय घाटा है रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें से ब्याज जो पुराने ऋण लिए उन पर जो ब्याज चुकाया वो घटा दिया जाता है, तो हमारा प्राथमिक घाटा आता है। देखिए प्राथमिक घाटे को चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे तथा पहले के उधार पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है। यह ब्याज को छोड़कर सरकार की उधार आवश्यकताओं को पंजीकृत करता है। ये दर्शाता है कि सरकार को कितना उधार लेने की आवश्यकता है। ये क्या दर्शाता है, सरकार को कितना उधार लेने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें ब्याज के लिए जो उधार लेने की आवश्यकता है, ब्याज चुकाने के लिए, उसको छोड़ दिया जाता है। यानी सरकार को जो वर्तमान खर्चों के लिए कितना उधार लेने की आवश्यकता है वो दर्शाता है, ब्याज के लिए जो आवश्यकता है उसको छोड़ दिया जाता है। यह भी दर्शाता है कि ब्याज भुगतान के अलावा सरकार कितना खर्च उधार के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो ये सरकार का प्राथमिक घाटा है। अब देखिए प्राथमिक घाटे में कमी अर्थव्यवस्था के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार को दर्शाती है। जो प्राथमिक घाटा में कमी होती है तो इसका मतलब क्या है, सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार को दर्शाती है। क्योंकि देखिए जो भी उधार है, पुराने उधार, उनका जो ब्याज है वो सरकार का वर्तमान खर्चा नहीं है, इसलिए उसको इसमें छोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो घाटा अगर कम होगा तो इसका मतलब है सरकार का जो राजकोषीय स्वास्थ्य है उसमें सुधार हो रहा है। जब प्राथमिक घाटा क्या होता है, शून्य।
जब प्राथमिक घाटा शून्य है, इसका मतलब क्या होता है कि सरकार को केवल ब्याज चुकाने के लिए ही उधार लेने की आवश्यकता है। जब प्राइमरी डेफिसिट ये क्या होता है, शून्य होता है, इसका क्या मतलब है कि सरकार को केवल जो पुरानी ब्याज है, पुरानी जो उधारी है उसका जो ब्याज है वो चुकाने के लिए ही केवल सरकार को ऋण लेने की आवश्यकता है। पुरानी उधारी है उसका जो ब्याज होता है उसको चुकाने के लिए ही सरकार को उधार लेने की आवश्यकता है। तो देखिए अब हम जो प्राइमरी डेफिसिट है उसका जो पहला सूत्र क्या देखा हमने, राजकोषीय घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें से माइनस ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाता है। तो पहला सूत्र तो हमारा यही बना। अब इससे और सूत्र बनाते हैं। तो देखिए हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो किसके बराबर होता है, राजकोषीय घाटा बराबर होता है बजट घाटा प्लस बाजार ऋण। राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, बजट घाटा प्लस बाजार ऋण या निवल उधारियां। और इसमें से क्या घटाएंगे हम, इसमें से घटाएंगे ब्याज भुगतान। तो ये हमारा दूसरा सूत्र बना राजकोषीय घाटे का। देखिए ये जो सूत्र हमने अभी पढ़ा था पहले, राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, देखिए राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, बजट घाटा प्लस बाजार ऋण, इनके बराबर होता है। तो राजकोषीय घाटे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बजट घाटा प्लस बाजार ऋण। और ये जो सारे सूत्र ये भी वहां पर रख सकते हैं हम, और वहां पर अलग अलग नए सूत्र बना सकते हैं। देखिए और भी जैसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व प्लस, यही तो क्या है, ये तो बजट घाटा, बजट घाटे को हमने क्या लिख लिया, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व। और प्लस क्या है, प्लस है बाजार ऋण, और माइनस में ब्याज। तो ये भी इसका सूत्र बन जाता है। इस प्रकार हम सूत्र बना सकते हैं। तो ये 3 सूत्र ध्यान रखना है। तो ये तो पहला सूत्र जो मूल सूत्र है, और इसी से राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटे को हमने तोड़ दिया है। राजकोषीय घाटा है, इसके जगह हमने क्या लिख दिया, बजट घाटा प्लस बाजार ऋण। ठीक है, अब बजट घाटा है वो क्या है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियों के अंतर के बराबर होता है, और ये प्लस में वापस बाजार ऋण और माइनस ब्याज भुगतान। ये इस प्रकार इसके 3 सूत्र बनते हैं। अब देखिए मौद्रिक घाटा क्या होता है। मौद्रिक घाटा राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छाप कर पूरा करती है, उसे मौद्रिक घाटा कहा जाता है। मौद्रिक घाटा क्या होता है, घाटे का वह भाग जो सरकार नोट छाप कर क्या करती है, नोट छाप कर पूरा करती है। यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी बांड की खरीद को संदर्भित करता है। ये क्या दर्शाता है कि जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार के लिए सरकारी बॉन्ड की कितनी खरीद करता है, ये घाटा दर्शाता है, मौद्रिक घाटा। क्योंकि सरकार नोट देखिए केंद्रीय बैंक आरबीआई वो क्या करता है, नोट छापता है और किसको देता है, सरकार को, और सरकार इसके बदले क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है आरबीआई को। तो ये केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड की खरीद को संदर्भित करता है, ये घाटा मौद्रिक घाटा। और ये सन 1997 से ये जो घाटा है ये अर्थहीन हो गया, क्योंकि इसकी जगह क्या आ गया है, अर्थोपाय अग्रिम नामक प्रणाली चालू हो गई, जिससे ये घाटा क्या होगा, इस घाटे का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए हमने जो अभी थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, बजट घाटे को समझ लेते हैं। बजट घाटा, तो बजट घाटा क्या होता है, सरकार के कुल व्यय माइनस कुल आय, इनका जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, बजट घाटा कहते हैं। बजट घाटा क्या होता है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे में क्या घटा दिया जाता है? ऋण, बाजार ऋण। राजकोषीय घाटे में से क्या घटा दिया जाता है? बाजार ऋण। तो क्या आता है? बजट घाटा। जब हम राजकोषीय घाटा निकाल रहे थे तो उस समय क्या कर रहे थे? हम बजट घाटे में बाजार ऋण जोड़ रहे थे। तो बजट घाटा निकालना है तो क्या करना है हमें? राजकोषीय घाटे में से बाजार ऋण को घटाने हैं। इसका ऐसे भी सूत्र बन सकता है। इसका तीसरा सूत्र क्या बनेगा? देखिए, राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा। देखिए, प्राथमिक घाटा ये हम निकाल रहे थे, प्राथमिक घाटा निकाल रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे कि राजकोषीय घाटे में से क्या करेंगे? राजकोषीय घाटे में से हम ब्याज को घटा देंगे। तो हम राजकोषीय घाटा निकालने के लिए क्या करेंगे? हम राजकोषीय घाटे का निकालने के लिए हम प्राथमिक घाटे में क्या करेंगे? ब्याज को जोड़ देंगे, क्योंकि ये उल्टा सूत्र बन रहा है। तो प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज और यहाँ पर माइनस बाजार ऋण। तो ये सूत्र बनता है हमारा। ये 3 सूत्र है, जिसमें से मूल सूत्र ये है बजट घाटे का। अब आगे बढ़ते हैं। जुड़वा या दोहरा घाटा, ट्विन डेफिसिट। ये क्या होता है? दोहरा घाटा क्या होता है? जब सरकार का एक तो चालू खाता क्या है, करंट अकाउंट घाटा और राजकोषीय घाटा, ये दोनों घाटा हो। यानी देखिए, ये तो राजकोषीय घाटा, ये सरकार का क्या होता है? आंतरिक घाटा। सरकार का आंतरिक घाटा है। सरकार को अपनी राजकोषीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? उधार लेना पड़ रहा है। और चालू खाता घाटा यानी सरकार का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसमें भी सरकार क्या है? घाटे में। यानी ये आंतरिक घाटा भी है और बाहरी घाटा, दोनों प्रकार के घाटे हैं। इस प्रकार इसको क्या कहते हैं? ट्विन डेफिसिट। और ये अवधारणा किसने दी? चेनरी और ब्रूनो ने ये अवधारणा दी। देखिए, दोहरा घाटा या दुगना घाटा तब होता है जब किसी देश में चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों होते हैं। इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था जितना निर्यात कर रही है उससे अधिक आयात कर रही है। सरकार अधिक आयात कर रही है, अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? आयात अधिक हो रहा है निर्यात की तुलना में। तो इस प्रकार देश में चालू खाता घाटा होगा। और देश की सरकार जितना पैसा पैदा कर रही है उससे अधिक पैसा खर्च कर रही है। इसका मतलब क्या होता है? राजकोषीय घाटा। तो दोहरा घाटा में क्या होता है? चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा, इन दोनों का योग क्या कहलाता है? दोहरा घाटा कहलाता है। तो ये थे आज के प्रमुख घाटे, सरकार के प्रमुख घाटे। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।